बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मामू जब भी घर रुकने आते तो अम्मा को कहते, तेरी बेटी जवान हो गई है, उसे अपने साथ सुलाया कर। मुझे मामू पर बड़ा गुस्सा आता क्योंकि मैं रोज रात अपने दोस्तों से बातें करती थी, लेकिन अब अम्मा मुझे अपने साथ सुलाने लगी थी। जब आधी रात को अम्मा उठकर वॉशरूम गई तो मैं अम्मा की जगह लेट गई, लेकिन सर पर आसमान टूट पड़ा जब मुझे मेरा नाम शर्मीन अख्तर है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, पर कुछ लोगों की ज़िंदगियों में अनहोनी हो जाया करती है, जिससे ज़िंदगी बदल जाती है। जब हमारा एतबार हमसे जुड़े रिश्ते तोड़ते हैं तो सिर्फ एतबार नहीं टूटता, साथ हम खुद भी टूट जाते हैं। जिन रिश्तों को अपना सब कुछ समझकर आंखें बंद करके उन पर एतबार करते हैं, वही खुदगर्ज लोग हमारे साथ ऐसा खेल खेलते हैं। जब हमारी आंखें खुलती हैं तो कितनी ही देर हमें समझ नहीं आती कि हमने अपनी लाइल्मी में जिनसे धोखा खाया है, वो वही हैं जिनको हम अपना समझते रहे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं ये बात भूल गई थी कि शैतान के रूप में बहुत से इंसान हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। मेरी अम्मा बहुत अच्छी खातून थी। हम 5 बहनें थी। मैं सबसे छोटी थी। हमारे घर का माहौल बहुत अजीब सा था। मोहल्ले के लोग भी बातें करते, और जब से होश संभाला था अम्मा ने तीसरी दफा मोहल्ला बदला था। वो कहती, बदलाव अच्छा होता है। अम्मा मुझे कहीं आने जाने नहीं देती थी। अम्मा कहती, तुम घर से बाहर जाओगी तुम्हें नजर लग जाएगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे खूबसूरत बेटी हो। लेकिन मैं अब तंग आ चुकी थी। मुझे घर में भी खाना लगता था। मैं जहाँ से बाहर की दुनिया नहीं देख सकती थी, और वजह भी अजीब थी कि तुम्हें नजर लग जाएगी। घर में एक बात के अलावा हर किस्म की खुली आज़ादी थी, जिसका जैसे दिल चाहता जिंदगी गुजारता। वो बात ये थी कि कोई भी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता था। वो फैसला अम्मा ही करती थी, और मैंने जब से होश संभाला था ये बात देखी थी कि जैसे ही मेरी बहनों की उम्र 18 या 20 साल होती अम्मा फौरन शादी कर देती। और शादी के बाद मैंने अपनी बहनों को कभी घर आकर मिलते नहीं देखा था। न जाने वो कैसी होंगी, खुश भी होंगी अपनी जिंदगी में या नहीं। एक दिन अम्मा से कहा कि हम उनसे मिलने चलते हैं। इतना अरसा हो गया है जब से बहनों की शादी की है, वो एक बार भी मिलने नहीं आई। अम्मा ने कहा उनकी शादी बहुत अमीर घरों में की है। मैंने, वो तो ऐश करती हैं और मिलने इसलिए नहीं आती क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर हैं। जब पाकिस्तान लौटेंगी फिर तुम मिल लेना अपनी दोनों बहनों से। और अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो जाती कि चलो वो खुश तो हैं, मेरे लिए इतना जानना ही काफी है। पर दुख भी होता, मेरी बहनें बैरूने मुल्क चली गई और एक बार भी मिलने नहीं आई। मामू दूसरे शहर रहते थे, लेकिन कुछ माह बाद वो हमारे पास जरूर आते। मामू के आते ही अम्मा उन्हें कमरे में ले जाती, और मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि ऐसी कौन सी राज की बातें हैं जो वो हमारे सामने नहीं कर सकती थी। एक दिन जब मामू आए और मैं दरवाजे के साथ अलग होकर उनकी बातें सुनने लगी, तो बामुश्किल इतनी ही बात समझ आई कि मामू अम्मा से कह रहे थे कि कारोबार में इस दफा अच्छा मुनाफा नहीं हुआ, इसलिए अभी कुछ और सोचना होगा। तुम में बहुत ढीली जा रही हो, थोड़ी और मेहनत करो फिर ही कुछ हो सकता है। अम्मा कहने लगी, मैं क्या करूं, जितनी रकम मुझे देकर जाते हो इससे अब गुजारा नहीं होता। अगर माल अच्छा चाहिए तो रकम भी बढ़ाओ। और इतनी बात सुनकर मैं वहां से अपने कमरे में आ गई। कितनी देर बैठी सोचती रही कि अम्मा और मामू क्या काम करते हैं जिसमें उनको मुनाफा नहीं मिल रहा, जबकि घर के हालात तो बहुत अच्छे थे, हर चीज की सहूलत मौजूद थी। मैंने सोच लिया था कि अम्मा से जरूर पूछूंगी आखिर बात क्या है। क्या पता मामू अम्मा को धोखा दे रहे हूँ, झूठ बोल रहे हूँ, कारोबार अच्छा हो। और अम्मा से कहा कि हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। जब मामू चले गए तो मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा आप और मामू किस चीज का कारोबार करते हैं। अम्मा मेरी तरफ देखने लगी और मुझे पास बिठाए हुए मुस्कुरा कर कहा, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं। जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारे मामू से कहकर तुम्हें अपनी जगह इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए रखवा दूंगी। मैंने खुश होते हुए कहा कि सच में अम्मा, मैं भी काम किया करूंगी। अम्मा ने कहा, हाँ बिल्कुल, आजकल तो औरतें मर्दों की तरह ही काम करती हैं, फिर तुम क्यों नहीं कर सकती, तुम तो मेरा खजाना हो।
अम्मा बहुत अच्छी थी, वो हर बेसहारा लड़की को अपने पास ले आती थी, उसका ख्याल रखती, यहाँ तक कि जब उसकी शादी की उम्र हो जाती तो बहुत अच्छे से उसकी शादी करके उसे रुखसत करती। न जाने कितनी बेसहारा लड़कियों को अम्मा ने सहारा दिया था। मैं अब इस उम्र में दाखिल हो चुकी थी जिसमें मेरी उम्र की लड़कियां बहुत से ख्वाब देखती हैं। जब अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, मैं बहुत ख्वाब देखने लगी थी और इन्हीं दिनों जब मैं किसी लड़के से फ़ोन पर बात करने लगी, पहली दफ़ा उसने खुद मुझे फ़ोन किया, लेकिन मैं उसे गालियाँ देते हुए फ़ोन बंद कर देती कि पता नहीं कौन आवारा शख्स है, जो रात-दिन कभी कॉल, कभी मैसेज करता रहता है। मैं बहुत परेशान हो जाती थी मगर शायद ये उम्र ही ऐसी थी। जब मैं बहक गई और उस लड़के का नाम रेहान था, इससे बात करने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर में कई दफ़ा आ चुका हूँ। मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें देखकर खुद को तुमसे बात करने से रोक नहीं सका। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसने कहा, तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। वो फ़ोन बंद कर दिया। मैं हवाओं में उड़ने लगी थी इस बात की खुशी के कोई मुझे इतना चाहता है। फिर दिल से सवाल किया, क्या मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ? अब हमारी रोज़ फ़ोन पर बात होती। मैंने अपनी आँखों में बहुत से ख्वाब सजा लिए थे। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि अगर कभी मैं उससे बात ना कर पाती या किसी वजह से फ़ोन बंद होता तो वो रोने लगता और कहता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम मुझसे बात किया करो। मुझे मत छोड़ना। मुझे उसकी हालत देखकर उससे बहुत प्यार आता और अपनी किस्मत पर रश्क भी होता कि कोई इतना चाहने वाला और ख़याल करने वाला है। चाहे जाने का एहसास बहुत खूबसूरत होता है। मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं लगते थे। मैं अपनी दुनिया में गुम थी, दिन रात फ़ोन पर रेहान से बातें करती। मेरी बहनें भी किसी न किसी से फ़ोन पर लगी होती और अम्मा उन्हें मना भी करती कि कोई गलत कदम मत उठाना और ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैंने उनको अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अगर पूछती भी तो मैं कहती मेरी दोस्त है और वो हँसने लगती। अम्मा मेरी ज़रूरतों का बहुत ख़याल रखती थी। खुद ही मेरे लिए हर चीज़ खरीद कर ले आती थी और मुझे कहना भी नहीं पड़ता था। अम्मा मुझे चीज़ें दिखा रही थी। मैं कपड़े, जूते, ज्वेलरी देख-देख कर बहुत खुश थी। मेरी दूसरी बहनों ने कहा कि अम्मा आप इस पर बहुत पैसा खर्च करती हैं। हम भी आप ही की औलाद हैं, ये अकेली तो नहीं। अम्मा ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये तुम सबसे खूबसूरत है और छोटी भी, इस वजह से मेरी बहुत लाडली है। तुम इसकी बड़ी बहनें हो, इससे जला मत करो। तुम क्या जानो मेरी ये बेटी कितने नसीबों वाली है। क्या पता इसकी किस्मत से ये सब मिल रहा हो। मेरी बहनों ने कहा, बस कर दे अम्मा, मुझे तो लगता है कि यही आपकी सगी औलाद है, हम तो आपकी कुछ लगती ही नहीं, जो हमारे मुंह पर उसकी तारीफें करती रही रहती हो और हमें बातें सुनाती हो। याद रखना अम्मा, अगर तुमने हमारे साथ यही रवैया रखा तो एक दिन घर से भाग जाएंगी। अम्मा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। अम्मा ने कहा, बस बहुत हुआ, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। एक बहन होकर अपनी सगी बहन से जलने लगी हो, ये शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए। दफा हो जाओ अपने कमरे में और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इन्हीं दिनों मामू फिर से हमारे यहाँ चंद दिन रहने के लिए आए, लेकिन इस दफा वो अम्मा से झगड़ने लगे कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे अभी पैसे दो। और जब तक मामू को अम्मा ने पैसे ला कर नहीं दिए, वो वापस नहीं गए थे और पैसे मिलते ही मामू वापस चले गए। जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ का एक लड़का आते जाते मुझे देखता और मुस्कुराता। मैं छत पर से उसकी तरफ गुस्से से देखती और कमरे में आ जाती। ऐसा काफ़ी दफ़ा हो चुका था। उसकी इस हरकत से मैं तंग आ चुकी थी। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने ये बात रेहान को बताई, जिससे मैं फ़ोन पर बात करती थी। उसने कहा, तुम परेशान ना हुआ करो, उसे इग्नोर करो। मैंने कहा, तुम उसे रोकोगे या नहीं? उसने कहा, ऐसे लोग तो हमें गली के हर कोने पर मिलेंगे, तो क्या मैं सबको मार डालूं? रेहान की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और कोई और मेरी तरफ देखे, ये बात तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? रेहान ने बेजार होते हुए कहा, शर्मीन अब बस मैं क्या करूं? एक तुम ही दुनिया में खूबसूरत हो, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और बात नहीं है करने के लिए, जो एक ही बात को लेकर बैठ गई हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम मुझसे बेजार होने लगे हो, लगता है दिल भर गया है मुझसे, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और उसी वक्त मैंने फ़ोन बंद कर दिया, ये सोचते हुए कि वो अभी मुझे दोबारा कॉल करेगा, क्योंकि वो मुझे नाराज़ होते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन ये सब मेरी खुशफ़हमी थी। रेहान ने उस दिन के बाद मुझे कॉल ही नहीं की थी। मैं हर वक्त उदास रहती, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। बार-बार मैं फ़ोन को देखती कि रेहान का कोई मैसेज या कॉल आई हो। फिर जब मुझसे रहा ना गया तो मैंने खुद ही रेहान को कॉल की। वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। मैं उसे मैसेज करती रही, एक दफ़ा मुझसे बात करो, मेरी कॉल अटेंड करो। आज के बाद तुम्हें कोई बात नहीं कहूँगी। लेकिन उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं जब भी कॉल करती तो नंबर बंद हो जाता।
मैंने गुस्से में आकर मोबाइल दीवार से दे मारा। मैं रोने लगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो मुझसे मोहब्बत करता था। वो तो कहता था कि तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। लेकिन कोई किसी के लिए नहीं मरता। सब बातें थी। अम्मा मुझे देखकर कहती, तुमने अपना हाल क्या बना रखा है? क्या हुआ है? मैंने कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल उदास है। मैंने कहा अम्मा क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? घर में बैठ बैठ कर मैं बेजार हो चुकी हूँ। बाहर निकलूंगी तो जहन थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मुझे लगा अम्मा पहले की दफा इस दफा भी इनकार कर देंगी कि नहीं जाना, घर पर रहो। मगर अम्मा कुछ देर सोचकर बोली, हाँ चली जाओ, लेकिन यार अपना हालात अच्छे नहीं हैं। आज इतने अरसे बाद मैं घर से निकली थी। रेहान की बेवफाई के दुख में खुद को बुला बैठी थी। जब बाजार की तरफ निकली तो वहां एक तरफ से बहुत भीड़ थी। एक तरफ एक बूढ़ी औरत तोता लेकर बैठी थी। वो तोते से कहकर एक कार्ड उठाती और इस पर लिखी इबारत उसको बताती, जो फाल निकलवाता। इसके पास बहुत से लोग जमा थे। मैं उन्हें देखती हुई आगे बढ़ गई। मुझे उन पर एतबार नहीं था। भला ये राह चलते लोगों क्या जाने दूसरे की किस्मत में क्या लिखा है। अगर ऐसा हो तो वो सबसे पहले अपनी किस्मत देकर उसे ठीक न कर लें। बस पैसे कमाने के ढंग बनाकर अलग अलग हुलियों में बैठे हैं। मैं वहां पड़ी चीजों को देखने लगी। जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कोई मुझे देख रहा है, मैं आगे बढ़ गई। जब किसी ने अचानक मुझे हाथ से पकड़कर एक तरफ खींच लिया। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा कौन हो तुम? उसने रुमाल से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उसने कहा तुम्हारा खैर हुआ हूँ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले कि मुझे कोई देख ले, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि अपने आसपास के लोगों पर नजर रखो। जो तुम्हें नजर आ रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो किसी को आता देखकर कहने लगा, देखा मैं जानता था ये यहाँ भी पहुंच गया। और वो उसी वक्त कहीं चला गया। मैं दूसरी तरफ देखने लगी। जब मेरी नजर रेहान पर पड़ी, मैं उसकी तरफ चली गई। मुझे सामने देखकर उसे ताज्जुब नहीं हुआ था। मैंने कहा तुमने तो कहा था कि मेरी कॉल अटेंड करते हो, न मुझसे बात करते हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूं जो तुम्हारी मर्जी से सांस लूं? मैंने कहा जिस रेहान को मैं जानती हूँ वो तो ऐसा नहीं था। उसने कहा वो रेहान समझो मर गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप पीछा छोड़ो और अपनी राह लो। तभी एक लड़की जो रेहान के पास आकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से दुकान पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम कौन हो और रेहान के साथ क्या कर रही हो? उसने कहा ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ रेहान के पास क्यों खड़ी हो। मैंने रेहान की तरफ देखते हुए कहा कभी उसे जानती थी, लेकिन अब मैं नहीं जानती ये कौन है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, रेहान मेरा मंगेतर है और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। इसके बाद वो चले गए। लेकिन मैं कितनी देर वहां से हिल नहीं सकी थी। इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसको उसी के हाथों सबसे ज्यादा दुख मिलता है। और ये बात मैंने आज जान ली थी। मैं वापस घर आई। मेरी बहन ने कहा कि तुम बाजार गई थी और हाली हाथ आ गई, कुछ खरीदा नहीं? मैं अपनी सोच में गुम थी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर हिलाया और कहा, शर्मीन किन सोचों में गुम हो? तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई हादसा देखकर आई हो, जो इस तरह परेशान हो और उदास हो। मैंने कहा ऐसा ही समझ लो, वाकई हादसा ही देखकर आ रही हूँ। शायद इसीलिए बाजार गई थी कि किसी की असलियत देखनी थी। मेरी बहन ने कहा कि क्या बात है, कुछ हुआ है मुझे बताओ। मैंने कहा मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती, कुछ देर के लिए तन्हा रहना चाहती हूँ। उसने कहा ठीक है तुम बैठो, लेकिन सुनो, खुद को किसी गैर के लिए तबाह नहीं करते। ये तुम्हारी जिंदगी है, उसे किसी और के मुताबिक मत ढालो। उसको इस तरह जियो जैसा तुम खुद चाहती हो। आज मुझे खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं कैसे उसके धोखे उस धोखेबाज इंसान की बातों में आ गई थी। मैं तो उसके लिए वक्त वक्त गुजार थी। वो मुझसे बात करके टाइम पास कर रहा था और मैं उसको सचमुच प्यार समझ बैठी थी। ये जान ही ना सकी कि एक चेहरे पर कितने नकाब चढ़े हैं। उसके पीछे छुपी उसकी असलियत देख ही नहीं सकी। आज मुझे ऐसे सहारे की जरूरत थी जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। वो बिन कही ही मुझे समझ जाए। मेरी दो और बहनों की शादी हो चुकी थी और अब मेरी बारी आने वाली थी। मैंने अम्मा से कहा मैं शादी नहीं करूंगी। अम्मा मुस्कुराने लगी और बोली, तुम तो मेरी सबसे खुशकिस्मत बेटी हो। तुम्हारे नसीब से हमारे भी दिन बदलने वाले हैं। मुझे अम्मा की ये बात समझ नहीं आती थी। कुछ दिनों से मामू फिर से आ गए हुए थे। वो हमेशा अकेले ही आते थे, कभी अपने बच्चों बीवी को लेकर नहीं आए थे। मामू अम्मा को कहते, तेरी बेटी जवान हो गई, उसे अपने पास सुलाया कर। मुझे मामू पर बहुत गुस्सा आता।
उनको मेरे जवान होने से क्या मसला था जो इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अब अम्मा मुझे अपने पास सुलाने लगी थी। जब आधी रात को अम्मा उठकर वॉशरूम गई और मैं अम्मा की जगह लेट गई, तो कोई आदमी मुझे अम्मा समझकर कहने लगा, बड़े साहब ने पैगाम भेजा है कि वो अब इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द अपनी अमानत लेने आ रहे हैं, बस तैयारी शुरू करो। तभी अम्मा वॉशरूम से निकल रही थी और वो आदमी चला गया, लेकिन अम्मा उसे देख नहीं सकी थी। उसी वक्त बाहर शोर की आवाज आई, मामू चिल्ला रहे थे कि घर में चोर घुस आया था। मैं वहीं कमरे में लेटी उस आदमी की बात को सोच रही थी कि वो किस अमानत की बात कर रहा था। अम्मा के पास ऐसी कौन सी चीज है। एक दिन अम्मा घर पर नहीं थी, तभी वो नकाब वाला लड़का घर की दीवार को कूद कर अंदर आ गया। मैंने कहा, तुम यहाँ भी आ गए। उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसने नकाब उतारा तो वो वही लड़का था जो उस दिन गली में मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ तक आ गए हो। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें इस चुंगल से बचाना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम होश में तो हो, जानते भी हो क्या कह रहे हो। उसने एक कागज मुझे दे दिया और चला गया। पहले मैंने वो कागज फेंक दिया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसे उठाकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि ये लोग तुम्हें भी बेच देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैंने वो कागज फाड़ दिया। मैंने कहा, ये भी अब ढोंग रचा रहा है, मुझे वर्गलाने के लिए ऐसी घटिया बातें कर रहा है। भला मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी। मैंने उसकी बात पर एतबार नहीं किया था। एक दिन अम्मा बहुत खुश थी। कमरे में बेड पर बहुत से नए कपड़े और ज्वेलरी पड़ी थी। मैंने कहा, अम्मा ये सब क्या है। अम्मा मेरा माथा चूमने लगी। अम्मा ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए है, परसों तुम्हारी शादी है। मैं हैरान होकर अम्मा की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? इतनी जल्दी मेरी शादी क्या तय कर दी और मुझे अब बता रही हैं? अम्मा ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो, जहाँ तुम्हारा रिश्ता तय किया वो बहुत अच्छा आदमी है। सारी जिंदगी ऐश करोगी और अपनी माँ को दुआएं दोगी। मैंने कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, आप उन्हें इनकार कर दें। मेरी बात सुनकर अम्मा एकदम गुस्से में आ गई। अम्मा ने कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और आज जब वक्त आया है, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ मांग रही है तो तुम मुसलसल इनकार किए जा रही हो। मैंने कहा, ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी। मेरी शादी का दिन आ चुका था। घर में हमेशा की तरह कोई मेहमान नहीं आया था, न घर को सजाया गया था। मेरी बहनों की दफा भी ऐसा ही हुआ था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब अम्मा और मामू कमरे में आए। मामू भी बहुत खुश थे और अम्मा से कहने लगे, भाई आज हमें हमारी सही मेहनत वसूल होगी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्या हाथ मारा है तुमने आज। अम्मा और मामू मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई बाजारी लोग बातें कर रहे हों। तभी दो शख्स उसके उनके साथ एक बड़ी उम्र का आदमी आकर बैठ गए। इस बड़ी उम्र के आदमी ने मेरी तरफ बहुत अजीब नजरों से देखा और अम्मा से कहा, वाह भाई, तुमने तो खूब संभाल कर रखा है इस लड़की को, बोलो क्या कीमत लोगी। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। अम्मा भी हंस रही थी। अम्मा ने कहा, आपकी इस अमानत को बहुत संभाला है, बहुत मेहनत की है, मैं तो मुंह मांगी रकम लूंगी। इस बड़ी उम्र के आदमी ने एक चेक काटा और अम्मा को दिया और कहा, अपनी मर्जी की रकम भर लेना इसमें। अम्मा ने चेक हाथों में लेते ही कहा, चलो शर्मीन, आज तुम अपने असल वारिस के साथ चली जाओ। मैं बुत बनी बैठी थी। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, वो अपनी औलाद को अपने हाथों से कैसे बेच सकती है। तो उस दिन जो उस लड़के ने कहा वो सच था। मैं भागने लगी, लेकिन अम्मा ने मुझे पकड़कर इस बड़े आदमी के हवाले कर दिया। उसी वक्त पुलिस और वो लड़का पहुंच गए। पुलिस ने अम्मा को और बाकी लोगों को पकड़ लिया और बड़ी उम्र का आदमी कहने लगा, मैंने उस लड़की पर बहुत पैसा लगाया है, तुम लोग मेरी पहुंच को नहीं जानते, मैं तुम सबको इस दुनिया से रुखसत करवा दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की जगह अब जेल है, वहां रहो और अपनी बची कुची जिंदगी सलाहों के पीछे गुजारो। पुलिस ने अम्मा से पूछा, ये लड़कियां बेचने का काम कब से कर रही हो। उन्होंने कहा, मेरी कोई बेटी नहीं है, मैंने सबको राह चलते कहीं न कहीं से उठाया था। मैं नहीं जानती ये सब लड़कियां किसकी औलाद है, मेरा तो यही काम था, इन्हें पालती संभालती और बिना शादी के आगे बेच देती। पुलिस कांस्टेबल ने इस औरत को जैसे जिसे मैं माँ कहती थी उसे मारना शुरू कर दिया और कहा, तुम एक औरत होकर दलाल बनी रही, तुम्हें शर्म नहीं आई। मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ कि एक ऐसा बुरा ख्वाब जिसकी ताबीर इतनी भयानक थी। गोया मोहल्ले वाले अम्मा के बारे में सही कहते थे, इसलिए अम्मा हर बार मोहल्ला बदल लेती और हर लड़की की 18 साल उम्र होते ही शादी कर देती। पुलिस इस लड़की को भी ले गई। जिसको मेरी माँ ने कहा था कि ये लावारिस है, ये सब बातें झूठी थी और इस लड़के के एहसानमंद थी जिसने मुझे और बहुत सी लड़कियों को इस घटिया लोगों से चुंगल से बचाया था। वक्त गुजर जाता है और मुनाफिक चेहरे वाजिया हो जाते हैं।
उस लड़के का नाम असद था। वो मुझे पसंद करता था, मैंने उससे शादी कर ली, हमने वो शहर छोड़ दिया और एक नई जगह आकर बस गए। असद बहुत अच्छा इंसान है और मैं उसके साथ एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। आज भी जब बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि वो औरत जिसको मैंने माँ समझा था उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं उस औरत को कभी माफ़ नहीं करूँगी।